दो साइंस की पेडागोजी की क्लासेस हमने स्टार्ट की थी। तो हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है वो हो चुका है, जिसमें आपका सिलेबस में टॉपिक फर्स्ट दिया गया है विज्ञान के उद्देश्य। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से जानकारी दी हुई थी कि जो विज्ञान है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके बाद विज्ञान के अलग अलग उद्देश्य बताए गए हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या होते हैं, एनसीईआरटी के द्वारा क्या कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे। ठीक है, आज के सेशन में हम हमारा दूसरा टॉपिक जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे किया जाता है बच्चों में, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जो भी हमारे चैप्टर दिए गए हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो अदर चीज़ें बचती हैं, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सारा कुछ आना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे दे दिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तो यहाँ पर समझ वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो आपकी समझ पर डिपेंड होते हैं। और आपको बता दें कि आपको सबसे सकारात्मक जो आंसर वहाँ पर दिए गए होते हैं उनको टिक करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 2 ऑप्शन तो हम काट भी लेते हैं जैसे तैसे, फिर भी 2 ऑप्शन ऐसे बच जाते हैं, उनमें हम ए अंतर नहीं कर पाते कि हमें ए लगाना है या दूसरा लगाना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमें सही दिखाई देते हैं, लेकिन होता ये है कि एक इतना बेस्ट ऑप्शन होता है कि दूसरा ही उसके अंदर समाहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ, परिभाषा, मूल तत्व और विशेषताएं हमें पढ़नी है। तो आइए देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात अभिवृत्ति, आपने सीडीपी में अभिवृत्ति के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अभिवृत्ति जिसे हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। इसका अर्थ ही होता है नज़रिया। ठीक है, अब जो अभिवृत्ति होती है इसी को अपने विज्ञान में एक टॉपिक करके दे दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। मतलब बच्चे जो है चीज़ों को अपने नज़रिए, किस नज़रिए से वो उसको देखते हैं और क्या समझते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। प्रकृति की कार्यशैली को समझना ही विज्ञान का उद्देश्य है। मतलब हमारी जो प्रकृति है, हमारे आसपास जो भी कुछ मौजूद है, भौतिक वस्तुएं, चाहे प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष, उनको हम किस कार्यशैली में, मतलब किस प्रकार से उसको हम अपनाते हैं और किस प्रकार से उसको समझते हैं, यही विज्ञान का उद्देश्य है। प्राचीन काल में बहुत सी बातें सिर्फ इसीलिए मान ली जाती थीं कि वे किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष द्वारा प्रतिपादित थीं। पहले क्या था, इतना विज्ञान जो है प्रचलित नहीं था, तो पहले जो कुछ बातें ऐसी होती थी कि ये मान करके हम उनको स्वीकार कर लेते थे कि हाँ, ये समाज में, मतलब जैसे रूढ़िबद्ध धारणाएं वगैरह थी, तो उसको मानना ही पड़ता था। पहले इतना विकसित हमारा माहौल नहीं हुआ था। ठीक है, फिर दिया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान सिर्फ ऐसे विचारों का समूह है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो कह दिया सो कह दिया, नहीं, अब इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो वर्तमान में जो है हमारा युग वैज्ञानिक युग कहा जाने लगा, क्योंकि उन बातों पर निर्भर है वर्तमान में हमारा समूह, जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान सभी व्यक्तियों को उनकी आँख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। तो पहले तो हम मान लेते थे जो नियम परंपराएं चलती थीं उनके आधार पर, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब हम किसी भी तथ्य को तभी स्वीकार करते हैं जब हम उसे अपनी आँख, नाक, कान, मतलब जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके माध्यम से हम महसूस कर लेते हैं या उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यही होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो कौन व्यक्ति किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहा है और किस प्रकार से उसे स्वीकार कर रहा है, यही हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति मतलब ही नज़रिया होता है। ठीक है, अब एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। ठीक, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल आपको दें, एक सड़क है, सड़क पर एक कुत्ता मर गया। ठीक है, तो वो पड़ा हुआ है, मरा हुआ एक कुत्ता। ठीक है, सो डल यार, क्या करूं? The glass can glow. कुत्ता मर गया। ठीक है, तो वो पड़ा हुआ है, मरा हुआ एक कुत्ता। ठीक है, अब वहाँ से कई व्यक्ति निकल रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति इस कुत्ते को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कुछ व्यक्ति अलग तरह के एक्सप्रेशन देंगे, छी, मतलब किसी भी प्रकार से। ठीक है, कुछ व्यक्ति इसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति या कई व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो खड़ा होकर के इस कुत्ते को देखेगा और कुत्ते के यदि उसको दांत दिख गए तो कहेगा वाह क्या दांत है इसके। ठीक है, मतलब इसकी क्या है, यहाँ पर वो प्रशंसा भी कर रहा है। तो यही हुआ ना कि एक है तो एक ही चीज़, लेकिन हर व्यक्ति का इसके प्रति नज़रिया अलग है। यही कहलाता है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान की भाषा में। ठीक है, वैसे हम इसको अभिवृत्ति कहते हैं।
अब देखिए वैज्ञानिक खोज की नई प्रणाली, मतलब वर्तमान में जो विज्ञान है इतना विकसित होता जा रहा है, इसकी जो नई प्रणाली है हर मानव तथ्यों को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर क्या मतलब बद्ध नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्र होता है। वो चाहे तो उसे माने और चाहे तो ना माने, ठीक है। तो वैज्ञानिक खोज की नई प्रणाली सिर्फ प्रेक्षित बातों पर निर्भर है, मतलब बातें तभी कोई व्यक्ति किसी चीज़ को मानता है जब तक उसका तथ्य प्रमाणित नहीं हो जाता, जिसमें धारणाओं की पुष्टि प्रेषित तथ्यों से होती है तथा उनकी मान्यता इस पुष्टि पर निर्भर है। शिक्षण के इस दृष्टिकोण को ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। यह अंधविश्वास दूर कर व्यक्तियों में विश्वास और जिज्ञासा का प्रादुर्भाव करता है। तो प्राचीन समय ऐसा था जैसे कह दिया जाता था कि लड़कियां जो हैं वो बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी, मतलब कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं प्रचलित थीं। इसी तरह से कह दिया जाता था कि लड़के जो हैं वो बाहर के कार्य करेंगे, लड़कियां घर के अंदर के कार्य। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं थीं और उस समय इतना विज्ञान जो है हमारा विकसित नहीं था, तो ये मान लिया जाता था कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन अब क्या है, ये अंधविश्वास दूर हो गए और व्यक्तियों के अंदर विश्वास और जिज्ञासा उत्पन्न कर दी गई कि नहीं, व्यक्ति भी हर कार्य को कर सकता है, महिलाएं पुरुषों के कार्य भी कर सकती हैं और पुरुष महिलाओं के कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक अन्वेषण, ठीक है। और वर्तमान में इतना प्रचलित होता जा रहा है कि हर एक व्यक्ति आज जागृति की अवस्था में है, ठीक है। मानने के लिए स्वतंत्र है, हर चीज करने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए यहाँ पर आपको बस समझना है, यहाँ केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी नेगेटिव पॉइंट आते हैं उनको आपको यहाँ पर मतलब अलग करते हुए चलना है, ठीक है। तो विज्ञान के अध्ययन से, वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। मतलब जो भी वैज्ञानिक विधियां हैं, ठीक है, उनका यदि बालक अनुसरण करते हैं, बालक ही क्या समाज पूरा अनुसरण करता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ऑब्वियसली होने वाला है, ठीक है। और वर्तमान में व्यक्ति हर जगह विज्ञान को देख रहा है और उसी के जरिए अपने जीवन के तौर तरीके सीख रहा है। रूढ़िगत एवं परंपरागत विचारों से हटकर स्वतंत्र और मुक्त चिंतन की प्रवृत्ति ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया है। यदि हम पहले के समय में ही जीते रहते तो विज्ञान इतना विकसित ना हो पाता, ठीक है। तो वर्तमान में इतना विकसित होने का कारण क्या है, क्योंकि हमने ही क्या किया है कि जो हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं थी उनसे ऊपर उठ करके और स्वतंत्र रूप से मुक्त चिंतन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, और यही हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अब ये नहीं है कि केवल अपने जीवन में, निजी जीवन में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, प्रत्येक क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई है। सत्य और यथार्थ का पता हम लगा सकते हैं। यथार्थ मतलब जो एग्जैक्ट होता है वैल्यू, ठीक है, उसका पता हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर केवल वैल्यू का मतलब ये नहीं कि मैथ की वैल्यू हो गई, नहीं। यथार्थ का मतलब है किसी चीज़ के बारे में यदि किसी अन्य व्यक्ति ने गलत कह दिया, ठीक है, और वो है सही, तो हम उसकी यथार्थ जानकारी, सही जानकारी उसकी हम प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके। उदार मनोवृत्ति, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की प्रविधियों में विश्वास तथा प्राप्त ज्ञान के प्रयोगों के आधार पर उसके प्रमाणित होने की संभावना, ये सभी तत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण में निहित हैं। तो कोई चीज़ गलत है, सही है, इसके बारे में यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम उसको बिल्कुल प्रमाण के साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यूज करते हुए उसको सत्य साबित कर सकते हैं। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं था। पहले जो मतलब बातें हमारे समाज के द्वारा या फिर जो संस्थान होते थे उसके द्वारा बता दी गई, उसी को सत्य मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज दी गई है थोड़ी सी टफ तरीके की होती है और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझते हुए चलना, ठीक। अब देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये तो हमने समझ लिया। आपको बता दें, जो आपकी अभिवृत्ति होती है, जो आपका एप्टीट्यूड होता है, इसी को हम मनोवृत्ति भी कहते हैं। तो मनोवृत्ति का मतलब ही होता है कि मन की वृत्ति, मतलब किसी वस्तु के प्रति आपके मन में क्या विचार आया, आपने उसके प्रति क्या सोचा, क्या समझा, यही आपकी मनोवृत्ति है। और इसे विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नाम दे दिया, ठीक। जल्दी करना। की भाषा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नाम दे दिया, ठीक। अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अथवा अभिवृत्ति पैदा करना एवं उसके विकास हेतु उपयुक्त अवसर देना विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख और जरूरी उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो हम पढ़ चुके हैं।
फिर यहाँ क्या कहा है कि बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति पैदा करना, मतलब बालकों को हम कैसे समझाएं कि आपको किस तरीके से आपके दृष्टिकोण को बदलना है और इसका विकास कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें बालकों को अवसर देकर ही प्राप्त करवाई जा सकती। ऐसा नहीं जैसे मान के चलिए बालकों में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है और एक बालक क्लास में बैठा हुआ है, तो हम कैसे उसको मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे पाएंगे, कैसे उसका माहौल तैयार कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों के लिए सक्रिय रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे आप बच्चों से जैसे क्लास में आप उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मतलब छूट होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे उसने किसी क्वेश्चन को पूछा, आप पढ़ा रहे थे, उसने बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको उसका आंसर देना है, ना कि चुप करा करके बैठाना है, ठीक है। इसके बाद और क्या करना होगा, मतलब जितनी भी सकारात्मक गतिविधियां होती हैं सब अपनानी होंगी। बच्चों के बीच में आपको बात करने के अवसर देने होंगे, ठीक है। आपको बीच बीच में उसका मूल्यांकन करना होगा, सारी चीज़ें, तभी आप बच्चों में उचित दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगा सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो देखेंगे हेंस, आवरण और हाफमैन ने क्या परिभाषा दी है। तो समस्या समाधान के सभी तत्वों का एक व्यवहार समूह मानसिक ढांचे से निकट संबंध है, जो विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण परिणाम है, ठीक है। तो समस्या समाधान के सभी तत्व, मान के चलिए बालक को आपने इतना विकसित कर दिया, इतना उसको बता दिया कि बालक यदि कोई समस्या आती है तो वो स्वयं उसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ कहा है कि तत्वों का एक व्यवहार समूह या मानसिक ढांचे से निकट संबंध है। तो बालक समस्या को कैसे सॉल्व कर रहा है, इसमें उसने क्या क्या चरण अपनाए हैं, यही जो है सब आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा। और बालक बता भी पाए दूसरे व्यक्ति को कि उसने इस समस्या का सॉल्यूशन किस तरीके से प्राप्त किया। तो ये परिभाषा किसने दी है, हेंस, आवरण और हॉफमैन ने। नेक्स्ट है शिक्षा अध्ययन की राष्ट्रीय समिति ने क्या परिभाषा दी है। तो सहज, जिज्ञासा, उदार मनोवृत्ति, सत्य के प्रति निष्ठा, अपनी कार्य पद्धति में पूर्ण विश्वास और अपने परिणाम और अंतिम विचारों की सत्यता को प्रयोग में लाकर प्रमाणित करना आदि गुण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें सकारात्मक पॉइंट में दी गई हैं। सहज जिज्ञासा, मतलब बच्चे में स्वयं से जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए किसी कार्य को करने की, ना कि उसको फोर्स करना है, ठीक है। जैसे उसको पढ़ना है तो उसकी स्वयं से उसमें पढ़ने में रुचि होनी चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उसको मतलब फोर्स करके और पढ़ाया, ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होगा। उदार मनोवृत्ति, मतलब उसको ऐसा माहौल तैयार कर देना है उसके आसपास कि वो हर व्यक्ति के प्रति मतलब उचित तरीके से सोचे, समझे और प्रत्येक व्यक्ति के मन की बात को जाने। सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। कार्य पद्धति में पूर्ण, मतलब स्वयं जो कार्य करता है उसमें भी उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये राष्ट्रीय जो समिति है इसने परिभाषा दी है आपके दृष्टिकोण की। नेक्स्ट है अन्य दृष्टिकोण के अनुसार। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पक्षपात, संकीर्णता एवं अंधविश्वासों से मुक्ति, मतलब दृष्टिकोण का मतलब ये है कि परंपरागत रूढ़िबद्ध धारणाओं से ऊपर उठ करके और आलोचनात्मक मनोवृत्ति, आलोचनात्मकता का मतलब ही होता है अपसारी चिंतन, क्या, सृजनात्मक चिंतन, ठीक, बौद्धिक ईमानदारी, नव साक्षी की प्राप्ति, मतलब यहाँ पर यही कहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं से उठकर और स्वतंत्र, मतलब वर्तमान में जो सोच चल रही है उस पर विश्वास करना चाहिए। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है। अब देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मूल तत्व क्या हैं। तो कुछ मूल तत्व हैं। सबसे पहले जिज्ञासा, ठीक है। तो बालक जब तक जिज्ञासु नहीं होंगे किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तब तक वो ना तो वैज्ञानिक या परंपरावादी दृष्टिकोण भी यहाँ पर विकसित नहीं कर पाते, ठीक है। वो परंपरावादी चीज़ों को जैसा कह दिया वैसा का वैसा मान लेते हैं, तो ये गलत होता है, ठीक है। जो जिज्ञासा होती है हर व्यक्ति में होनी चाहिए। किसी भी कार्य को यदि करना है तो उसमें अंदर से प्रेरित होना चाहिए, ठीक है। तो जिज्ञासा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल तत्व माना जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा हमारे चारों तरफ मौजूद पर्यावरण तथा प्रकृति के बारे में विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में अधिक से अधिक जानने की उत्कंठा और नवीन ज्ञान का पता लगाना या उसकी आकांक्षा रखना ही जिज्ञासा है। वैज्ञानिक बड़े ही जिज्ञासु होते। इतनी सारी खोजें हो चुकी हैं हमारे संसार में, तो ये क्या ऐसे ही हो गई? नहीं। वैज्ञानिक जो रहते हैं वो जिज्ञासु होते हैं कि हाँ हमें इसके बाद ये प्राप्त करना है, ये कैसे प्राप्त होगा। इसी तरीके से उन्होंने बताया है कि बालक भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो भी एक मनुष्य हैं और हम भी एक मनुष्य हैं, तो हम वैज्ञानिक क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए जिज्ञासा चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बालक भी जिज्ञासु हो सकते हैं
उनको अपने अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ती है। वे नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ज्ञान की अभिवृद्धि करने में हमेशा अध्ययनरत और चिंतनशील रहते हैं। तो अब आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताएं कि जिज्ञासा क्या होती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कह दिया कि एक व्यक्ति मतलब घर से विद्यालय आ रहा था, ठीक है। उसके साथ में सड़क पर एक दुर्घटना हुई, मतलब उसका जो है मान के चलिए उसने गाड़ी कहीं पर रख दी उसकी, ठीक है। तो गाड़ी चोरी हो गई, ठीक है। अब गाड़ी चोरी हो गई और इसके बाद हम आपको कुछ ना बताएं इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो फिर आपके मन में जिज्ञासा होगी कि गाड़ी चोरी हो गई, इसके बाद क्या हुआ, क्या रिपोर्ट हुई, मारपीट हुई, तो ये जिज्ञासा आपके अंदर होती है, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट है अंधविश्वासों से मुक्ति। तो अंधविश्वासों से मुक्ति समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सामाजिक रूप से परंपरागत और रूढ़िबद्ध विचारधाराओं को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना ही अंधविश्वास है। जैसे कह दिया जैसे पत्थर है, ठीक है। तो पत्थर को पत्थर ना कह के और कह दिया कि ये कुछ अन्य चीज़ है, तो उसको बालक मान लेते थे कि हाँ ये पत्थर नहीं, यही जो ये कह रहे हैं वही चीज़ है। तो ये गलत है। इसी को तो हमें इससे मुक्ति दिलाना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि बिल्ली के द्वारा रास्ता काटने पर घर से नहीं निकलना, घर से निकलते समय कुत्ते का कान फड़फड़ाना, घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाते समय रास्ते में किसी व्यक्ति द्वारा खाली बर्तन लिए हुए निकलना, छींक आने पर नए कार्य का शुभारंभ न करना, लव ड्रामा दिन कार्य का शुभारंभ न करना, घर में टूटे हुए आईने या शीशे में मुंह नहीं देखना। ये सब किसके उदाहरण हैं? अंधविश्वास के। इनमें अधिकांश बातें अंधविश्वास बड़े बूढ़ों की सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती थीं। तो हम भी आज ये मानते हैं, ठीक है। विज्ञान के प्रयोग से ही क्या, कैसे, किस प्रकार तथा क्यों के प्रश्नों का प्रमाणिक हल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह प्रचलित धारणाओं की सत्यता और असत्यता को परखकर उन्हें स्वीकार करना और स्वीकार न करना ही अंधविश्वासों से मुक्ति पाने का मार्ग है। वास्तव में वैज्ञानिक विचारधारा वाले व्यक्तियों को अंधविश्वास में कोई आस्था नहीं होती। तो आज भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे सड़क पर जा रहे हैं और बिल्ली ने यदि रास्ता काट दिया तो बाहर नहीं निकलते, कब तक नहीं निकलते, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ से ना निकल जाए। या फिर कुछ व्यक्ति तो लौट ही जाते हैं वापस, ठीक है, जाते ही नहीं। तो ये तो हो गए आपके रूढ़िबद्ध व्यक्ति, ठीक है, मतलब रूढ़िबद्ध धारणाओं को मानने वाले। लेकिन कुछ व्यक्ति आज भी ऐसे हैं कि भले बिल्ली रास्ता काट जाए, खाली बर्तन लिए कोई मिल जाए, फिर भी वो नहीं मानते, इन पर विश्वास ही नहीं करते। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाओं से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच का असर है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है विज्ञान ने मनुष्य का दृष्टिकोण बदल दिया है। वर्तमान में विज्ञान का छात्र सामाजिक और प्राकृतिक घटनाओं का सही रूप में विश्लेषण इन्हीं प्रश्नों के आधार पर करके तर्कपूर्ण ढंग से उनकी व्याख्या करता है। वह भ्रमयुक्त परंपरागत रूढ़िबद्ध धारणाओं, अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करते हैं। जैसे आज भी जादू टोना चलते हैं, ठीक है। तो कुछ व्यक्ति को पूर्ण आस्था होती है, ठीक है, अपने भगवान को छोड़कर वहाँ लग जाते हैं कि नहीं मेरा भगवान तो यही गुरु है, यही है, ठीक है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल भगवान पर विश्वास करते हैं, वो ये जादू टोना नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यही है रूढ़िबद्ध और वर्तमान की सोच में अंतर। आज के वर्तमान युग में मनुष्य के विचार से बीमारियों का कारण भूत प्रेत, देवी देवताओं का प्रकोप, अन्य भ्रामक बातें नहीं रह गई हैं, ठीक है। सत्य पर ही विश्वास करते हैं क्योंकि उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो चुका है। अगली है आपकी विशेषता उदार मनोवृत्ति। उदार मनोवृत्ति मतलब सबके प्रति उदार रवैया होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक अपने विचारों को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखते हैं। मतलब जिनमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है तो वो पूर्वाग्रह, वही रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुक्त, मतलब इससे ऊपर सोचते हैं। वैज्ञानिक के प्रतिकूल विचारों का भी वे उचित सम्मान करते हैं। वैज्ञानिक अपनी स्वयं की विचारधारा अथवा नियम के गलत सिद्ध हो जाने पर नए विचार को स्वीकार करने में कभी नहीं हिचकिचाते, ठीक है। वैज्ञानिक ऐसा तब तक नहीं करता जब तक कि वह स्वयं प्रयोग के आधार पर उनकी सत्यता की जांच नहीं कर लेता। तो यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति किसी भी बात को यहाँ तभी मानेगा जब तक वो उसकी सत्यता की जांच स्वयं से अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ना कर ले, ठीक है। पहले तो ज्यों का त्यों मान लिया जाता था। नेक्स्ट है आपका समस्याओं का क्रमबद्ध समाधान। जैसे कोई आपके पास में समस्या आ गई, ठीक है। अब आपके पास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो आप समस्या सबसे पहले उपस्थित होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका क्रम बता सकते हैं कि समस्या आई, समस्या के बाद आपके पास में मतलब उसके आपने कारण पूछा कि किस कारण से ये समस्या आ रही है, ठीक है। तो कारण जान लिया, फिर आप उसके समाधान के उपाय अपनाएंगे। अब इसमें कई उपाय हो सकते हैं, तो मान के चलिए एक समस्या समाधान के लिए आपके पास में 4 उपाय हैं। तो 4 में से किसी एक
एक उपाय को आपको यहाँ पर चयन करना होगा कि सबसे अच्छा उपाय कौन सा रहेगा इस समस्या को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर आपको समस्या समाधान का उपाय चयन करना, ठीक है। इसके बाद आप तरह तरह की गतिविधियां करेंगे, फिर अंत में आपकी समस्या समाधान हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है, समस्या को भली भांति समझकर ही उसका समाधान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समस्या कुछ है और आप उपाय कुछ लिए और फिर रहे हैं, ठीक है, कि इससे ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। नहीं, समस्या के संबंध में विचार विमर्श तथा तर्क वितर्क करने के बाद उसकी व्याख्या करनी चाहिए। यदि समस्या जटिल है तो आपको अपने पास परिवेश में या फिर जो आपको लगता है कि हाँ ये समस्या का सॉल्यूशन दे सकता है, तो उससे आपको विचार विमर्श कर लेने चाहिए। व्याख्या से समस्या के विभिन्न पदों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करके समस्याओं का समाधान पेश किया जाना चाहिए। इस तरह आप अनुभव करेंगे कि इस पद्धति द्वारा समस्या सुगमता से सुलझाई जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला चरण धैर्य है। वैज्ञानिकों में धैर्य का होना नितांत जरूरी समझा जाता है, क्योंकि यदि धैर्य की कमी है तो आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो जो वैज्ञानिक होते हैं उसमें धैर्य होता है। जैसे कोई कार्य हमारा आज रुक जाता है तो हम इतने में ही अंदर से टूट जाते हैं, ठीक है, कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। ऐसा यदि वैज्ञानिकों में होता तो इतनी खोजें ही ना हो पाती, ठीक है। उनमें धैर्य होता है कि यदि आज कार्य नहीं हुआ है तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। मतलब उनमें धैर्य होता, साहस होता है, ठीक है। किसी समस्या का उचित समाधान ना मिलने पर या उसमें असफल रहने पर घबराकर या हताश होकर उसे छोड़ देना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाकर समस्या समाधान के तौर तरीकों में जरूरी संशोधन तथा परिवर्तन करके पुनः पूर्ण लगन, उत्साह, धैर्य पूर्वक उसके समाधान हेतु जुट जाना चाहिए। मान के चलिए हम अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किस लिए? ताकि हम क्वालिफाई हो सकें, पात्रता प्राप्त कर सकें और आपके जो सिलेक्शन टेस्ट है उसमें बैठ सकें। यदि किसी भी मतलब जैसे तैयारी नहीं हुई या कुछ अन्य कारण रहे और आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए तो आपको हताश नहीं होना। एक यही टेस्ट थोड़ी ना है कि आपके जीवन में यही आपको मायने रखता है, ठीक है। आगे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, यही धैर्य होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा है कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति धैर्य का परिचय अवश्य देना चाहिए। उदाहरण है, वैज्ञानिक मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने के लिए कई वर्षों तक प्रतिदिन 18-18 घंटे तक कार्य किया, अतः वे अपने उद्देश्य में सफल हुए। यह सब मिलिकन के धैर्य का परिचायक है, उसे सफलता की सीढ़ी पर ले पहुंचा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ईमानदारी। तो ईमानदारी मतलब सबसे अच्छी नीति होती है, ठीक है। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वैज्ञानिक अपने द्वारा प्रतिपादित निष्कर्षों की सूचना पूर्ण ईमानदारी से देते हैं, मतलब उनमें ईमानदारी होनी चाहिए। जो डाटा प्राप्त होता है वही बताना चाहिए। आज के समय में क्या होता, मान के चलिए हम एग्जाम दे करके आए और हमारा स्कोर 100 में से जैसे 50 आया, ठीक है, मान के चलो, या 40 भी आया, और हमसे कोई पूछता है तो हम लाज के मारे क्या कह देते हैं कि उसने पूछा कि कितना स्कोर आया, तो हम नहीं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बता देते हैं कि हाँ, मतलब इतना बताते हैं कि ना तो क्वालिफाई हुए और उसके इर्द गिर्द मान के चलिए 100 का एग्जाम था और यहाँ पर 75 में क्वालिफाई होना था तो कह देंगे 74 मिले, ठीक है, और मिले कितने हैं 40। तो ये ईमानदारी थोड़ी ना है, ठीक है। तो जिसमें कि अन्य व्यक्ति धोखा ना खाकर अनुसंधान कार्य की वास्तविकता को समझ सकें एवं उसे अपने जीवन में अंगीकार कर आगे बढ़ सकें। वैज्ञानिक अपने द्वारा प्रतिपादित किए गए निष्कर्षों को अपनी रुचि अरुचि से प्रभावित नहीं होने देते। वैज्ञानिकों की यह बहुत बड़ी ईमानदारी, मतलब जो वैज्ञानिक हैं वो ईमानदार होते हैं, तभी तो वो इतनी सारी खोजें कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इनके अलावा कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित बिंदु कुछ और हैं। देखिए, कारण तथा प्रभाव में विश्वास का होना जरूरी है, ठीक है, कि कोई चीज़ किस कारण से हुई है और उसका क्या प्रभाव होने वाला है, इसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, तभी आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना जाएगा। विज्ञान विषय के विशेषज्ञों द्वारा लिखित पुस्तकों में ज़्यादा विश्वास, मतलब जो पुस्तकें लिखी गई हैं तो उन पर भी हमें विश्वास करना पड़ेगा। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता, वैज्ञानिक घटनाएं जो घटित हुई हैं इसके प्रति रुचि और अंतर्दृष्टि, मतलब आपको इस जैसे मान के चलिए न्यूटन के नियम है, ठीक है, तो न्यूटन के जो नियम है उन पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है, और अंतर्दृष्टि भी विकसित करनी होगी कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। तो अपने आप को भी इसमें कुछ करने की क्षमता दिखानी होगी। नेक्स्ट है, निरंतर अध्ययन की आदत होनी चाहिए। जो वैज्ञानिक होते हैं वो वर्षों लगे होते हैं, वर्षों से किसी कार्य के पीछे, तब जाकर के उनको अपनी जो है उपलब्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, तथ्यों के संकलन और विश्लेषण की योग्यता का होना, निष्कर्षों की जाँच और पुष्टि करने की इच्छा का होना।
New Gerber cereals, packed with protein. विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को स्वाध्याय मतलब स्वयं से अध्ययन करने, आशु रचित उपकरण निर्माण करने, प्रायोगिक कार्य एवं समस्या समाधान के लिए स्वतंत्र रूप से अवसर प्रदान करे। अर्थात पाठ्यक्रम, भौतिक सुविधाएं एवं प्रायोगिक कार्य के लिए उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किए जाने चाहिए। तो आपने देखा होगा वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित ही रखी गई है, क्योंकि बालक उसमें अधिक से अधिक भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो सारी चीज़ें उसको स्वयं से कार्य करने पर समझ में आएंगी। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता, शिक्षक केंद्रित यदि शिक्षण प्रणाली है तो शिक्षक जो होता है वो कार्य करता रहता है, बच्चे निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, जितना सीखना है सीख गए, नहीं सीखना नहीं सीखते। ठीक है, इसी कारण से वर्तमान में बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए ही आपकी जो शिक्षण प्रणाली है वो बाल केंद्रित रखी गई है। अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति की विशेषताएं, तो कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य है, मतलब हम देख रहे हैं, देखते हुए प्रत्यक्ष सत्य मानते हैं हर चीज़ को। ठीक है, जब तक हम किसी चीज़ को अपनी आंख कान मतलब जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनके माध्यम से नहीं देख लेते, नहीं सुन लेते, नहीं महसूस कर लेते, तब तक हम किसी चीज़ को सही नहीं मानते। तो वर्तमान का युग वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर बंदे के पास है। नेक्स्ट है, विज्ञान हर तथ्य का विश्लेषण करके फिर उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझाने का प्रयास करता है। उदाहरण, चुंबकीय आकर्षण किस तरह निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पना का स्थान। जब कभी हम दो तथ्यों को हमेशा एक साथ होते हुए देखते हैं तो तुरंत उनके बीच किसी संबंध की परिकल्पना करते हैं। फिर इस कल्पित धारणा के आधार पर नए दृष्टांतों की खोज जारी रहती है। इस तरह परिकल्पना का उपयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता है। मानव मस्तिष्क उस समय तक धारणा नहीं बनाता जब तक कि उसके सारे आंकड़े ना मिल जाएं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तुरंत वह तथ्यों के संबंध की परिकल्पना शुरू कर देता है। इस परिकल्पना से ही आगे के अवलोकन का मार्ग निर्धारित होता है। तो यहाँ पर ये बात की गई है सीधी सी कि जैसे दो तथ्य हमारे सामने आते हैं तो हम उनमें अंतर कब कर पाएंगे, जब हमारे पास में दो तथ्य होंगे और उनमें पूर्ण रूप से सहमति के साथ में सभी की सहमति होगी, तभी हमें पॉसिबल कर पाते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पक्षपात विहीन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ सत्य की खोज करता है। पक्षपातपूर्ण तर्क एवं संवेगात्मक आसक्ति उसे ग्राह्य नहीं है, सत्य ही उसका उद्देश्य है। तो विज्ञान जो है वो पूर्णतः सत्य को ही स्वीकारता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञान वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर रहता है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षण नहीं मिला है वे बहुधा वैयक्तिक अंदाज से मूल्यांकन करते हैं, इसीलिए विज्ञान की प्रगति अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, विज्ञान परिणाम या नतीजों की खोज में रहता है। वैज्ञानिक सिर्फ इतना जान लेने से ही संतुष्ट नहीं होता कि चुंबक की आकर्षण शक्ति दूरी के अनुसार कम हो जाती, वरन यह भी जानना चाहते हैं कि इस आकर्षण शक्ति का प्रभाव कितनी दूरी तक कितना रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षण में विज्ञान कक्ष तथा प्रयोगशाला का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो विज्ञान केवल ये नहीं मान लेना है, विज्ञान जो है वो हर एक चीज़ क्यों है, कैसे है, इसका कारण क्या है, हर एक फैक्ट को जानने का प्रयत्न करता है। बारीक से बारीक फैक्ट भी यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं वैज्ञानिक, तब जाकर के नए नए आविष्कार हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा ही क्लू मिल गया और उसी के आधार पर खोज कर दी, नहीं, वर्षों की तपस्या के बाद में जो फल मिलता है वही आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है अपने विज्ञान की भाषा में। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है और इसमें हमें क्या पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा पेडागोजी का, उसको हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके एग्जाम्स की डेट आपने अपने एग्जाम्स की डेट भी देख ली होगी। ठीक है, तो आप अपना सबसे बेस्ट दीजिए और लगे रहिए, मेहनत के साथ में आपको पात्रता जरूर हासिल होगी। और आपने देखा होगा कि कितने जल्दी हमारे वर्ग 1 की जो है जो सिलेक्शन टेस्ट है उसका सिलेबस भी जारी कर दिया है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल मेन सब्जेक्ट की बात की गई है कि 100 अंक का आपका मेन सब्जेक्ट आना है। तो इसी तरीके से हो सकता है आपके वर्ग 2 में भी केवल मेन सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाएँ, 100 क्वेश्चन। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने जो उसकी जो मतलब नोटिफिकेशन आया है सारा कुछ पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। पात्रता यदि आपको मिल भी जाती है फिर भी आपको छोड़नी नहीं है तैयारी, क्योंकि यदि आपका केवल सब्जेक्ट आना है तो फिर आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जा कर के कहीं आप
वहाँ पर चयन ले पाएंगी। और आपकी जो अभी तक बाल विकास वगैरह जो चीज़ें आती थी तो इसमें तो अभी आएंगी पात्रता परीक्षा में, ठीक है। 10 अंक का आना है बाल विकास, तो वो भी आप अच्छे से तैयारी करें। और यदि आप चाहें तो सीटेट का जब एग्जाम्स हुआ था अभी पिछली बार, तो वहाँ पर हमने सारे टॉपिक कवर कराए हुए थे, जीन प्याजे